चैप्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक ऐसी जंग थी जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया के कई हिस्सों में फैल गई थी। इस रिवोल्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स को चैलेंज किया और ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। इस रिवोल्ट को हम सेपोई म्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि इसका शुरुआत सिपोही यानी कि इंडियन सोल्जर ने की थी। आइए समझते हैं की इवेंट्स लीडिंग टू दी रिवोल्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट, बहरामपुर इम्यूनिटी, फरवरी 1857। 19th नेटिव इन्फेंट्री ने इनफील्ड राइफल के नए ग्रीस कार्टेजेस को यूज करने से इनकार कर दिया। ये इम्यूनिटी फरवरी 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन मार्च 1857 तक इस यूनिट को डिसबैंड कर दिया गया। मंगल पांडे, मार्च 1857। मंगल पांडे, जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री का सोल्जर था, ने बैरकपुर में अपने सर्जेंट मेजर को गोली मार दी। पांडे को पकड़कर सजा दी गई और उसकी रेजिमेंट को भी डिसबैंड कर दिया गया। मीरठ म्यूनिटी, मई 10, 1857। थर्ड नेटिव कैवलरी के सोल्जर ने भी ग्रीस कार्टेजेस को रिफ्यूज किया और रिवोल्ट शुरू किया। मीरठ में शुरू हुई ये रिवोल्ट, जो दिल्ली के 58 किलोमीटर पास थी, ने पूरे इंडिया को झिंझोरा। अब कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। फर्स्ट, सिपोई डिसकंटेंट। इमीडिएट कॉजेज, ग्रीस कार्टेजेस का इशू सबसे बड़ा ट्रिगर बना था। ये कार्ट्रिजेज कॉ और पिग फैट से ग्रीस थे, जो हिंदू और मुस्लिम सिपोही के लिए रिलीजियसली ऑफेंसिव थे। सोशल एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस, ब्रिटिश ने सिपोही के कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स को रिस्ट्रिक्ट किया, जो उनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को इफेक्ट करता था। रेसिज्म, ब्रिटिश ऑफिसर का सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स और रेसिज्म भी सिपोही को गुस्सा दिलाता था। सिपोही को प्रमोशन और प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे और फॉरेन सर्विस अलाउंस भी नहीं मिलता था, जैसे सिंध और पंजाब में। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बंगाल आर्मी में रिक्रूट हो रहे थे, उन्हें कहीं भी सर्व करने का परमिशन देना पड़ता था। ये हिंदू बिलीफ के अगेंस्ट था, क्योंकि उन्हें लगता था कि सी क्रॉसिंग से उनका कास्ट चला जाएगा। अब इकोनॉमिक कॉजेज। फर्स्ट, पीजेंट्स कंडीशन। पीजेंट्स को हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे और उन्हें मनी लेंडर्स से हाई इंटरेस्ट लोन देने पड़ते थे। जब ये लोन्स रिपे नहीं हो पाते तो उन्हें इनविक्टेड किया जाता था, जो उनको लैंडलेस बना देता था। आर्टिसंस, आर्टिसंस को भी इकोनॉमिक ड्यूरेस का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास पेट्रोनेज नहीं था। नेटिव रूलर्स और नोबल्स भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे, जो आर्टिसंस के लिवलीहुड को इफेक्ट कर रहा था। जमींदार्स, जमींदार्स को भी अपनी जमीन खो देनी पड़ी थी, क्योंकि ब्रिटिश ने क्वो वारंटो का यूज करके उनसे जमीन छीन ली थी। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिस्करेज किया। हाई टैरिफ ड्यूटी लगाई गई थी इंडियन मेड गुड्स पर और इंपोर्टेड गुड्स पर लो टैरिफ थे। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट रुक गया था। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। ब्रिटिश एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। फर्स्ट, सब्सिडरी अलायंस। ये एक पॉलिसी थी जो लॉर्ड वेस्ली ने बनाई थी। इस पॉलिसी के तहत जो नेटिव रूलर्स थे, उन्हें अपनी आर्मी को ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में देना पड़ता था। अगर वो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो ब्रिटिश उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेते थे। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी लगाई थी, जिसमें अगर कोई रूलर बिना मेल हेयर के मर जाता है तो उसकी जमीन को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इससे इंडियन रूलर का इंडिपेंडेंस खत्म हो गया और उन्हें अपने स्टेटस को बचाने के लिए ब्रिटिश के साथ चलना पड़ा। इफेक्टिव कंट्रोल, इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश ने टेरिटोरियल कंट्रोल को अपने हैंड में लिया और नेटिव रूलर्स
को उनके डिसीजन में सिर्फ एडवाइस देने का हक दिया। इससे नेटिव रूलर्स का पावर खत्म हो गया और उनका डिपेंडेंसी बढ़ गया। अवध एनेक्सेशन 1856। अवध का एनेक्सेशन एक मेजर कॉज था। नवाब वाजिद अली शाह, जो एक पॉपुलर रूलर थे, उन्हें ब्रिटिश ने 1857 में एग्जाइल कर दिया और उनकी जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये उनके सपोर्टर्स के लिए एक शौक था और उन्होंने रिवोल्ट में शामिल होना शुरू कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज को देखते हैं। करप्शन। करप्शन ब्रिटिश रूल में हर लेवल पर थी, खासकर लोअर कोर्ट, पुलिस और लैंड रिकॉर्ड्स में। ये करप्शन ने लोगों का ट्रस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से उठा दिया। लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे और उनके लिए उनका सिस्टम एलियन यानी कि फॉरेन हो गया था। अब्सेंटी सुवेरेनिटी। ब्रिटिश रूलर का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था कि वो इंडिया में फिजिकली नहीं थे। उनका रूल काफी दूर से चल रहा था। इससे इंडियन लोगों को लगता था कि सोवेनिटी उनका नहीं है। ये फीलिंग कि फॉरेन रूल है उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ और ज्यादा गुस्सा दिलाता था। अब सोशियो रिलीजियस कॉजेज को देखते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर लोगों के अंदर काफी सस्पिशियन था। मिशनरीज को लगता था कि वो हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशन को अंडरमाइन कर रहा है और उनके रिलीजन को बदलना चाहते हैं। ये भी एक रीजन था जिससे सिपोही को रिवोल्ट करने का रीजन मिला। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ब्रिटिश ने कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए थे, जैसे कि सती एबोलिशन और विडो रीमैरिज। इन रिफॉर्म्स को कुछ लोग अननेसेसरी इंटरफेरेंस समझते थे, क्योंकि ये उनके रिलीजियस बिलीफ में डायरेक्ट इंटरवेंशन था। इसलिए लोगों ने इसको अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के खिलाफ समझा। रिलीजियस रूमर्स। सुपोइस के बीच कुछ रिलीजियस रूमर्स भी घूम रहे थे, जैसे कि आटा में बोन डस्ट मिलाया जा रहा था और ग्रीस कार्टेजेस में बीफ फैट और पिग फैट था। ये रूमर्स रिलीजियस कल्चर सेंसिबिलिटीज को डिस्टर्ब कर रहे थे और सुपोइस के लिए ये एक ट्रिगर बन गया रिवोल्ट के लिए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कॉजेज की। ब्रिटिश लॉसेस अब्रॉड। ब्रिटिश लॉसेस अब्रॉड ने उनके इरिसिबिलिटी को तोड़ दिया, जैसे कि फर्स्ट अफगान वार 1838 टू 42 में ब्रिटिश को बहुत बड़ी डिफीट मिली। पंजाब वार 1845 टू 49 में भी ब्रिटिश को काफी मुश्किलें आई। क्रीमियन वार 1854 टू 56 में भी उन्हें सेटबैक आया। इन डिफीट ने ये मिथ तोड़ दिया कि ब्रिटिश कभी नहीं हार सकते और इंडियन रूलर को लगा कि ब्रिटिश को हारा जा सकता है। इन डिफीट्स ने ये मिथ तोड़ दिया कि ब्रिटिश कभी नहीं हार सकते और इंडियन रूलर को लगा कि ब्रिटिश को हराया जा सकता है। अब बात करते हैं स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट किस तरह से पूरी इंडिया में फैल गया था और किस किस जगह पे इस रिवोल्ट ने अपनी ताकत दिखाई। रिवोल्ट का स्प्रेड एक तरह से सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक था, जिसमें कई लीडर्स ने अपनी लीडरशिप दिखाई और ब्रिटिश को चैलेंज किया। आइए समझते हैं मेजर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। फर्स्ट, दिल्ली। दिल्ली को इस रिवोल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। यहाँ बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्पायर थे, उन्होंने सिंबॉलिक लीडर्स के रूप में अपनी लीडरशिप दिखाई। उन्हें एम्पायर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उनका असली पावर जनरल बख्त खान के पास था। जनरल बख्त खान, जो एक जमींदार थे, उन्होंने बरेली के ट्रूप्स को दिल्ली बुला लिया और यहाँ के सोल्जर्स के कोर्ट को लीड किया। उन्होंने दिल्ली को एक स्ट्रॉन्ग रेबल सेंटर बनाया। अब लखनऊ। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में रिवोल्ट को लीड किया। उन्होंने हेनरी लॉरेंस, जो ब्रिटिश का रेसिडेंट था, के खिलाफ रिबेलियन शुरू की और अपने माइनर सन ब्रिजिस कदीर को नवाब डिक्लेयर किया। लखनऊ में ब्रिटिश फोर्सेस को बहुत मुश्किल हुई और बेगम हजरत महल ने अपनी लीडरशिप से ब्रिटिश के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया। कानपुर। नाना साहब, जो बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे,
उन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर किया और मुगल एम्पायर के अंदर ब्रिटिश को कानपुर से एक्सपेल किया। सर हुग व्हीलर, जो कानपुर स्टेशन के कमांडर थे, उन्होंने जून 27, 1857 को सरेंडर किया और उस दिन उन्हें मार दिया गया। ये एक मेजर विक्ट्री थी ब्रिटिश के खिलाफ। अब झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में रिवोल्ट को लीड किया। लॉर्ड डलहौजी ने उनके एडॉप्टेड सन को थ्रोन पर नहीं छोड़ने दिया था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आर्मी बनाई। तांतिया तोपे, जो नाना साहब के एसोसिएट थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की और ग्वालियर की तरफ मार्च किया, जहां उन्होंने ब्रिटिश फोर्स के साथ लड़ाई की। अब की लीडर्स एंड रीजन ऑफ रिवोल्ट्स को देखते हैं। बरेली, भक्त खान ने बरेली में रिवोल्ट को लीड किया। यहां से ट्रूप्स ने दिल्ली के लिए फाइट की और भक्त खान ने रोहिलखंड के डिसेंडेंट के रूप में अपनी लीडरशिप दिखाई। जगदीशपुर, आरा, कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के जमींदार थे, उन्होंने रिवोल्ट में अपनी लीडरशिप दिखाई। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बैटल लड़ी और अवध में अपनी ताकत दिखाई। कुंवर सिंह की लीडरशिप काफी स्ट्रांग थी और उन्होंने चिन्हत में हेनरी लॉरेंस को हरा दिया। अब फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में रिवोल्ट को लीड किया। उन्होंने अहमद के एरिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई की और चिन्हत बैटल में हेनरी लॉरेंस को हराया। ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था जिसमें मौलवी अहमदुल्ला की लीडरशिप को इंपॉर्टेंस मिली। भागपत, शाहमल, एक लोकल विलेजर ने भगपत में रिवोल्ट को लीड किया। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाई की, लेकिन उन्हें दुर्लभ के हाथ मार दिया गया। अब बात करते हैं मास रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट सिर्फ सिपोही का रिवोल्ट नहीं था, बल्कि ये एक मास मूवमेंट बन गया था। इसमें जमींदार, पीजेंट्स, आर्टिसंस और लेबरर्स सबने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इस रिवोल्ट ने एक नेशनलिस्ट जोश को जन्म दिया था, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम ने मिलकर ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया। चलिए समझते हैं। मास पार्टिसिपेशन, जमींदार एज ए लीडर, जमींदार ने रिवोल्ट को लीड किया क्योंकि उनके पास अपनी लोकल पावर थी और उन्होंने अपने टेरिटरीज में ब्रिटिश के खिलाफ अपराइजिंग को ऑर्गेनाइज किया। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी था क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। सिविलियन पार्टिसिपेशन, पीजेंट्स, आर्टिसंस और लेबरर ने भी रिवोल्ट में हिस्सा लिया। उन्होंने मनी लेंडर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी अपनी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ स्टैंड लेने की। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदूज और मुस्लिम ने मिलकर रिवोल्ट को सपोर्ट किया। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में रेबल डिमांड को रखा गया था और ब्रिटिश रूल की कड़ी निंदा की गई थी। इस यूनिटी ने रिवोल्ट को एक पैन इंडिया मूवमेंट बनाया और ब्रिटिश को काफी प्रेशर दिया। नेशनलिस्ट इमेजनरी, नेशनलिस्ट इमेजनरी का यूज किया गया था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की ब्रेवरी को हाईलाइट करना। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी वेलोर के बारे में लिखा और उन्हें एक सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस बनाया। अब सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, दिल्ली को सितंबर 1857 में ब्रिटिश ने रिकैप्चर किया। बहादुर शाह जफर को प्रिजनर बना लिया गया और उन्हें रेगुन एग्जाइल भेज दिया गया। उनके साथ उनके रॉयल प्रिंसेस को भी मार दिया गया। इसके साथ ही मुगल डायनेस्टी का सफाया हो गया। ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर्स, ब्रिटिश कमांडर ने कई सेंटर्स को दोबारा कैप्चर किया। सर कोलिन कैंपबेल ने कानपुर को रिकैप्चर किया। सर ह्यूग रोज ने झांसी को रिकैप्चर किया। कॉलिन नील ने बनारस को कंट्रोल किया। लीडर फेट को देखते हैं। नाना साहब ने नेपाल की तरफ भागकर अपनी जिंदगी बचाई, लेकिन तांतिया तोपे को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें मार दिया गया। कुंवर सिंह, भक्त खान, खान बहादुर खान, राव साहेब और मौलवी अहमदुल्ला
को मार दिया गया। बेगम ऑफ अवध को नेपाल में छुपना पड़ा। मार्शल लॉ। नॉर्थ इंडिया को मार्शल लॉ के अंदर डाल दिया गया। इसका मतलब था कि ब्रिटिशर्स को एक्स्ट्रा पावर दिए गए और जो भी इंडियंस को रेबिलियन में शामिल समझा गया उन्हें पनिश किया जा रहा था। ये सिचुएशन काफी ऑपरेसिव थी जिसमें ऑर्डिनरी ब्रिटिश सिटीजन को भी इंडियंस को सजा देने का हक दिया गया। अब बात करते हैं 1857 रिवोल्ट का फेल्यूर। लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड। रिवोल्ट का स्प्रेड सिर्फ कुछ पार्ट तक ही लिमिटेड रहा। ईस्टर्न, साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया में ये रिवोल्ट ज्यादा नहीं फैला। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये रिवोल्ट कंसंट्रेटेड था, जिसमें दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ जैसे मेजर सेंटर्स थे। इसका मतलब है कि पूरा इंडिया इस रिवोल्ट में शामिल नहीं था और ब्रिटिश ने बाकी रीजन में अपना कंट्रोल बनाए रखा। लॉयल्टी ऑफ सर्टन इंडियन रूलर। कुछ इंडियन रूलर्स ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे, जैसे कि स्किंडिया ऑफ ग्वालियर और होलकर ऑफ इंदौर, जो रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश के साथ थे। ये रॉयल्टी ब्रिटिश को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है क्योंकि इन रूलर के पास अपनी आर्मी थी जो ब्रिटिश के लिए काम आई। जमींदार्स और मनी लेंडर्स भी रिवोल्ट से दूर रहे क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ब्रिटिश के साथ था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश रूल उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। फ्यूडल और कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट नेचर फ्यूडल और कंजर्वेटिव था, जिसमें जमींदार और रूलर इलाइट का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इस वजह से एजुकेटेड मिडिल क्लास और अर्बन इंटेलेक्चुअल इस मूवमेंट से एलिनेटेड हो गए। रिवोल्ट ने उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया और इसलिए उनका सपोर्ट नहीं मिल पाया। पुअर क्वालिटी ऑफ वीपन्स। ब्रिटिश आर्मी के पास बहुत एडवांस और वेल इक्विप्ड वीपन्स थे, जबकि इंडियन रेबल्स के पास पुअर क्वालिटी वीपन्स थे। उनके पास पुराने स्वॉर्ड, स्पीयर्स और प्रिमिटिव गन्स थे जो ब्रिटिश की मॉडर्न फायर आर्म्स और आर्टिलरी के सामने कुछ नहीं कर पाए। ये मिलिट्री इम्बैलेंस रिवोल्ट के फेल्यूर का बड़ा रीजन बना। अनकोऑर्डिनेटेड अटैक एंड ब्रिटिश मिलिट्री सुपेरिटी। इंडियन रेबल ने अनकोऑर्डिनेटेड और डिसऑर्गेनाइज्ड अटैक किया। हर रीजन में अलग अलग लीडर थे जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर्स जैसे जेम्स आउटरन और हेनरी हैवलॉक की स्ट्रेटेजी एबिलिटी और टैक्टिक प्लानिंग की वजह से रिबेल को डिफीट करना ब्रिटिश के लिए आसान हो गया। ब्रिटिश आर्मी ने वेल प्लान्ड काउंटर अटैक किया जो रेबल्स के लिए काफी चैलेंजिंग थे। नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी और विजन। रिवोल्ट में कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं था। हर लीडर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे और उनका कॉमन गोल क्लियर नहीं था। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए लड़ रहे थे। इस लैक ऑफ यूनिटी ने रिवोल्ट को डिसजॉइंटेड बना दिया और ब्रिटिश को एडवांटेज दिया। लैक ऑफ सोशियो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। रिवोल्ट के बाद कोई कॉम्प्रहेंसिव सोशियो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स नहीं था। ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के बाद इंडियन लीडर्स के पास कोई क्लियर प्लान नहीं था कि इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा। इंडियन सोसाइटी में फ्यूडल और ट्रेडिशनल सिस्टम का डोमिनेंस था और कोई ऐसा विजन नहीं था जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया की तरफ ले जाता। ये लेक ऑफ विजन रिवोल्ट को सस्टेनेबल नहीं बना पाई। अब बात करते हैं कंसेक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट 1857। फर्स्ट, व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी का मतलब है कि ब्रिटिश सोल्जर ने रिवोल्ट के बाद अपनी लॉयल्टी को लेकर अपने ग्रीवेंसेस दिखाए। ये म्यूटिनिटी मेनली यूरोपियन ट्रूप्स ने की थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी भत्ता यानी कि जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं, भत्ता के लॉस पर प्रोटेस्ट किया जो कंपनी के टाइम पे मिलता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी रूल को एबोलिश कर दिया और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो गया। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। 1858 का एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके थ्रू क्वीन विक्टोरिया को सुवरेन डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन अब इंडिया का सुप्रीम रूलर था।
और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया जो डायरेक्टली इंडिया के अफेयर्स को मैनेज करता था। क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन ने एक न्यू एरा की शुरुआत की। इसमें लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के पोजीशन से वाइसरॉय बनाया गया। इसका मतलब था कि अब ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। एनेक्सेशन और एक्सपेंशन का जो पीरियड था वो खत्म हो गया। प्रोक्लेमेशन में इंडियन स्टेट को कहा गया कि वो ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंसी को रिकॉग्नाइज करे। प्रोक्लेमेशन ने इंडियन पीपल को फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वलिटी, नॉन इंटरफेरेंस की प्रोमिस भी दी। ये प्रोमिस सोशल हार्मोनी और रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए थे। रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ द आर्मी। आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड और रूल की स्ट्रेटेजी यूज की गई। कास्ट, कम्युनिटी और रीजन को देखते हुए नए आर्मी यूनिट बनाए गए। इसका मतलब था कि ब्रिटिश ने लॉयल्टी को रिवार्ड करते हुए कुछ स्पेसिफिक रीजन और कम्युनिटीज को आर्मी रिक्रूटमेंट में ज्यादा इंक्लूड किया। मार्शल रेसेस डॉक्ट्राइन के थ्रू पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन से ज्यादा सोल्जर को रिक्रूट किया गया क्योंकि उनको ब्रिटिश के लोयल क्योंकि उनको ब्रिटिश का लोयल माना गया। ये स्ट्रेटेजी डिवाइड करने और अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थी। आर्मी एमलगेमेशन स्कीम 1861 के थ्रू कंपनी यूरोपियन ट्रूप्स को क्राउन के सर्विस में ट्रांसफर कर दिया गया। ये मूव उन ट्रूप्स के लिए रिसेंटमेंट का रीजन बना क्योंकि उनको अपनी एलिजियंस चेंज करनी पड़ी थी। अब एंड ऑफ सोशियो कल्चर रिफॉर्म्स। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म जो व्हाइट मेंस बर्डन के नाम से जाना जाता था उनको स्टॉप कर दिया गया। इसका मतलब था कि ब्रिटिश ने इंडियन सोसाइटी में अपनी इंटरफेरेंस को बंद कर दिया। वो पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जैसे सती अबोलिशन, विडो रीमैरिज को प्रमोट करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी रिफॉर्मिस्ट जिल को रोक दिया। इसका रीजन ये था कि उन्होंने समझा कि इंडियन सोसाइटी को अपने हिसाब से छोड़ देना चाहिए और उनको अपने रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का अधिकार देना चाहिए। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन का प्रोसेस और भी इंटेंस हो गया। ब्रिटिश ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को और स्ट्रिक्ट बनाया जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। टैक्सेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और ट्रेड पॉलिसीज ने इंडियन पीजेंट्स, आर्टिसंस और इंडस्ट्रीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिश ने इंडियन रिसोर्सेज को अपने इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया और इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर और मार्केट बना दिया। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट 1857। कंपनी रूल की शॉर्टकमिंग को हाईलाइट किया। 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की शॉर्टकमिंग को दिखाता है। इंडियंस की जेन्युइन ग्रीवेंसेस को समझा गया जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन। इस रिवोल्ट ने यह दिखाया कि कंपनी के रूल में इंडियन इंटरेस्ट को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। सिपोय और कॉमन पीपल ने अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाया जैसे कि इकोनॉमिक ऑपरेशन, कल्चरल इंटरफेरेंस और सोशल इनजस्टिस। ये रिवोल्ट एक वार्निंग था ब्रिटिश के लिए कि उनके रूल का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था। लोकल ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस को स्टेब्लिश किया। 1857 के रिवोल्ट ने लोकल ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस को स्ट्रेंथन किया। ये रिवोल्ट फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बेस बना जहां इंडियंस ने अपने राइट्स के लिए यूनिटी दिखाई। इस रिवोल्ट के बाद फ्रीडम फाइटर को इंस्पिरेशन मिली। ये रिवोल्ट एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस बन गया जिससे इंडियन नेशनलिज्म को एक डायरेक्शन मिली और फ्यूचर में इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चलाया गया। फ्यूचर फ्रीडम फाइटर को मोटिवेट किया। 1857 ने फ्रीडम फाइटर को इंस्पायर किया। रिवोल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय ने इस रिवोल्ट को अपनी इंस्पिरेशन के रूप में लिया। ये रिवोल्ट ने इंडियंस को ये दिखाया कि अगर यूनिटी हो तो ब्रिटिश रूल्स को चैलेंज किया जा सकता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन गया ये रिवोल्ट, जिससे फ्यूचर लीडर को करेज मिला। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द रिवोल्ट।
फर्स्ट, वीडी सावरकर का व्यू को देखते हैं। वीडी सावरकर जो कि एक फेमस फ्रीडम फाइटर और हिस्टोरियन थे, उन्होंने 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। उन्होंने इस रिवोल्ट को इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले बड़े स्ट्रगल के रूप में देखा, जिसमें इंडियंस ने अपने फ्रीडम के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई की थी। डॉक्टर आरसी मजूमदार का व्यू को देखते हैं। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने इस रिवोल्ट को ना तो फर्स्ट कहा, ना ही नेशनल स्ट्रगल और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि यह रिवोल्ट एक मिलिट्री म्यूटिनी थी, जिसमें सिपोही ने अपनी ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस किया, लेकिन यह नेशनल वाइड लेवल पर नहीं था। उनके हिसाब से यह रिवोल्ट पॉलिटिकल यूनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता था। जवाहरलाल नेहरू के व्यूज को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस रिवोल्ट को फ्यूडल अपराइजिंग कहा। उन्होंने कहा कि यह रिवोल्ट ज्यादातर फ्यूडल रूलर्स और जमींदार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, जो अपनी पावर को ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे। नेहरू के हिसाब से ये रिवोल्ट फ्यूडल स्ट्रक्चर को चैलेंज करता था और इंडियन पीजेंट्स और सोल्जर के लिए एक एवेकिंग था। मार्क्सिस्ट का व्यू को देखते हैं। मार्क्सिस्ट ने इस रिवोल्ट को एक स्ट्रगल माना, जिसमें सोल्जर और पीजेंट्स ने मिलकर फॉरेन और फ्यूडल दोनों सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की थी। उन्होंने कहा कि यह रिवोल्ट एक क्लास स्ट्रगल था, जिसमें पुअर पीजेंट्स और सोल्जर ने अपनी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को बेटर करने के लिए रिवोल्ट किया।